नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं अपने मेंस में जीएस पेपर और ऑप्शनल पेपर्स के ऊपर। मतलब ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो इस बार के मेंस तो अटेम्प्ट कर रहे हो, आप कर ही रहे हो, उनके लिए तो है ही, बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल रेलेवेंट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू भी करना चाहते हो या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ऑब्वियसली तो आप सबसे पहले देखना चाहते हो, कोर्स को समझना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो कितनी लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, और फिर प्रीलिम्स हो भी जा रहा है तो फिर मेंस में किस लेवल का आपको पूरा कंठस्थ करना पड़ेगा सिलेबस को। वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले और काफ़ी डिटेल में। मैंने इस वीडियो के अंदर मार्क्स तो लगाए ही हैं, इसके साथ में टॉपर कॉपीज़ को भी एनालाइज करेंगे, टॉपर्स के मार्क्स कितने आए हैं, उनका जीएस पेपर में जो ब्रेक ऑफ था पूरा सब्जेक्ट वाइज उसको भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो ये उसके ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, देखो मेंस में क्या है, सिंपल सी बात है कि प्रीलिम्स होने के बाद जब आप मेंस पर आते हो, यहाँ पर आपकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, जो हम प्रीलिम्स के लिए कहते हैं कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पर आकर के खत्म हो जाती है। द होल गेम लाइज ऑन हाउ यू राइट योर आंसर्स, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपके पढ़े हुए आएंगे, आपके जाने हुए आएंगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इसकी रिगरस, जो जिस तरीके से पेपर को डिज़ाइन किया हुआ है तो वो रिगरस राइटिंग होता है, और यहीं पर आधे से ज़्यादा लोग फंस जाता है। अगर मैं आपको कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स बताऊं तो बहुत कम आपको ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मिलेंगे जो ये कहते हों कि मैंने अपने पेपर कंप्लीट नहीं किया और फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। ऐसे इक्का दुक्का साल में एक दो ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जिनका छूट गया हो पेपर, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑप्शनल उनका बहुत अच्छा था तो उनका सिलेक्शन हो गया, या ऐसा कुछ हो जाता है। जनरल कैंडिडेट से आप पूछोगे, सबको एक बात आपको कॉमन बोलते हुए नजर आएंगे कि यार सबसे पहले तो टारगेट करो कि तुम पेपर को पूरा कंप्लीट कर पाओ, यानी कि हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओ। एटलीस्ट सबसे पहला टारगेट तो यही होना चाहिए। और ये क्यों कहते हैं वो, इसके पीछे इस एग्जाम की जो डिज़ाइन है वो है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको जब पेपर लिखना होता है तो इसमें मैंने क्वालिफाइंग पेपर छोड़ दिया है। अगर मैं क्वालिफाइंग पेपर छोड़ कर भी बात करूं तो यहाँ पर एसए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 5 और उसके बाद ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, यानी कि आपको टोटल यहाँ पर 7 पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 7 पेपर लिखने हैं, और हर पेपर का मार्क्स जो है वो 250 है। यहाँ पर इंटरव्यू को हमने अभी साइड कर दिया है, तो 250 नंबर के आपको एटलीस्ट 7 पेपर यहाँ पर लिखने हैं। GS1, GS2, GS3, GS4 जिसको हम एथिक्स कहते हैं, उसके साथ में एसए, और उसके बाद ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। इतने पेपर्स अटेम्प्ट करने के बाद आप जो है वो इंटरव्यू तक पहुंचते हो। अगर मैं इनका मार्क्स टोटल कर दूं तो इसमें 1750 मेंस के टोटल मार्क्स होते हैं। अब ये 1750 और 2 क्वालिफाइंग पेपर है तो उसका तो मार्क्स नहीं जुड़ेगा, तो 1750 आपको टोटल मार्क्स हैं, और 1750 में से आप कितना स्कोर कर लोगे। अब जो बिगिनर होगा उसको लगेगा कि हाँ एटलीस्ट मैं भाई 70% तो स्कोर कर ही लूंगा, मान के चलते हम स्कूल वाला अपना कॉलेज वाला हिसाब मान के चलते हैं, तो वो 70% बहुत हाई नंबर हो जाता है, किसी के आते नहीं 70% मार्क्स। लेकिन फिर भी अगर मैं इसका आधा कर दूं 1750, मतलब आप हर पेपर में हम मान के चले कि भाई 50% तो आप स्कोर करोगे ही। GS1 में हो गया, एसए में हो गया, एथिक्स में हो गया, हम हर पेपर में मान के चलते हैं एटलीस्ट 50% चलो स्कोर करेंगे। हालांकि 50% भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और रैंक 1 जो आता है उसका 50% होता है, लेकिन फिर भी 50% तो मान के चलेंगे। तो अगर मैं 1750 का आधा कर दूं विच बिकम्स 875, 875 नंबर, यानी कि अगर मुझे मेंस में 50% मार्क्स भी मैं स्कोर कर लूं तो मैं कहीं ना कहीं 875 पर जाकर के लाई कर रहा हूं। अब क्या 875 नंबर मेरे लिए इनफ है कि मैं मेंस क्लियर कर लूंगा आराम से और यूपीएससी क्लियर कर लूंगा और मैं ऑफिसर बन जाऊंगा? इट इज मोर देन इनफ। 875 नंबर मेंस में रैंक 1 के आते हैं, और अभी मैं आपको ये दिखा भी दूंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपना क्यूईपी मेंस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। क्यूईपी मेंस प्रोग्राम उन सभी छात्रों के लिए है जो मेंस 2026 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, यानी कि 2026 का मेंस लिखने वाले हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपको लाइव आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन मिलेगा, मतलब आप जो आंसर लिखे होगे उसका लाइव इवैल्यूएशन एजुकेटर्स आपका करेंगे। प्लस इसमें लाइव लेक्चर्स तो हैं ही, मेन सेंट्रिक लाइव लेक्चर्स तो होंगे ही, इसमें पूरा आपका सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। फिर प्लस इसके साथ मेंस के हैंडआउट्स भी मिलेंगे, और इसके साथ साथ जो आंसर राइटिंग सेशंस होंगे
टॉपर्स द्वारा भी ये सेशंस लिए जाएंगे। 20 सेशंस इसमें टॉपर्स के भी हैं जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ सबसे खास बात कि आपको सारी टेस्ट सीरीज जो है, मेंस कॉपी है, सबका इवैल्यूएशन होगा और फिजिकल कॉपीज आपके तक पहुंचाई जाएंगी आपके एड्रेस के ऊपर। तो ये पूरी इस प्रोग्राम की हाईलाइट्स हैं क्यूईपी की, इसको जरूर से ज्वाइन करिएगा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर 875 नंबर जो हैं, वो 875 नंबर से क्या आपका एग्जाम क्लियर होगा? 875 नंबर मोर देन इनफ हो जाते हैं जब आप यूपीएससी की बात करते हो। मतलब 875 तो टोटल स्कोर आते हैं इंटरव्यू का जोड़ने के बाद लोगों के, और सिलेक्शन होता है। सो दैट मीन्स कि 875 इज मोर देन इनफ इन मेंस। लेकिन क्या ये 875 भी अचीवेबल है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने क्या किया, आपके लिए सारे जो रैंकर्स थे, हर साल के जो रैंक 1 आए हैं, उन सब की लिस्ट है और उन सब के मेंस के मार्क्स हैं, इंटरव्यू के मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स हैं। इसमें आप देखिए कि 2025 के जो टॉपर थे अनुज अग्निहोत्री, 2025 के जो टॉपर थे अनुज अग्निहोत्री जी, उनके मार्क्स थे 867। मैंने आपसे कहा ना कि 850 नंबर मेंस के अंदर बहुत इनफ, रैंक 1 के 867 आ रहे हैं। मतलब अगर आप 875 नंबर लेकर के आ जाते हो मेंस के अंदर तो आप रैंक 1 आ जाओगे, ऐसा समझ लो। तो 867 मार्क्स थे इनके, और इंटरव्यू में इनको बहुत अच्छे डिसेंट नंबर मिले, 204 मिले। इनका टोटल 1071 नंबर हो गया। 2024 की जो टॉपर थी शक्ति दुबे, उनके जो मार्क्स थे वो 843 थे, वो इनसे भी कम थे, 843 मार्क्स थे उनके, और उनके इंटरव्यू में भी डिसेंट मार्क्स थे, 200 नंबर थे। उसके बाद जो 2023 के टॉपर थे आदित्य श्रीवास्तव, उनके 899 मार्क्स थे। इशिता किशोर जो 2022 की टॉपर थी, 901 नंबर थे। तो यानी कि लोगों के 900 में भी मार्क्स मेंस के अंदर आते हैं। वो आर वेरी गुड एट राइटिंग, जो बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे होते हैं राइटिंग में, या ऑप्शनल में उनको एक अलग से एज होता है, बहुत नॉलेज होती है उनकी ऑप्शनल में, तो वो ऑप्शनल में कई बार 320 भी स्कोर कर ले जाते हैं। कई लोग एथिक्स में एक्सेप्शनली गुड होते हैं, हमने एथिक्स में 157 टाइप मार्क्स भी देखे हुए हैं, तो इसलिए उनके खूब नंबर आते हैं मेंस में। अगर आपका आज तक का हाईएस्ट मार्क्स आप मेंस के अंदर देखो तो वो आज तक का हाईएस्ट मार्क्स आया था मेंस में 950, दैट इज 2017 के जो हमारे टॉपर थे अनुदीप दुरिशेट्टी, उनका मार्क्स था 950, और 950 उन्होंने मेंस में पाया था। जबकि इंटरव्यू में बहुत अच्छा नंबर नहीं थे उनके, 176 नंबर थे, जो बहुत ही एवरेज मार्क्स है इंटरव्यू के हिसाब से। तो बहुत एवरेज इंटरव्यू में पाकर भी, क्योंकि मेंस में उनके 950 नंबर थे, उनका ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। यानी कि अगर हम मेंस में मान करके चलें तो एटलीस्ट हमें एक बेंचमार्क सेट करना हो जो रैंक 1 का होता है, तो वो 850 से एनीथिंग अबव 850 कैन ब्रिंग यू गुड, वेरी गुड रैंक्स, राइट। आप टॉप 10 में भी आ सकते हो। लेकिन एवरेज बच्चे का हिसाब से, मतलब सेलेक्ट होने के हिसाब से अगर हम देख के चलो, तो हम इसको रफली 100 नंबर कम कर देते हैं, 750 प्लस माना जाता है कि एक अच्छा स्कोर हो जाता है मेंस के अंदर। 750 प्लस अगर आप मेंस के अंदर पा रहे हो तो एक अच्छा स्कोर हो जाता है। अब यहाँ से हमारा टारगेट सेट हो गया, मुझे मिल गया 750 नंबर, भाई 750 प्लस अगर मेरे आ रहे तो आई एम गुड इनफ, आई एम डिसेंट इनफ, मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ। अब ये 750 नंबर आएंगे कहाँ से, इसको देखते हैं। तो हम अब, क्योंकि हमने सारे रैंक 1 के मार्क्स देखे हैं, तो हम इन्हीं का सब्जेक्ट वाइज ब्रेक ऑफ भी देख लेते हैं। इससे आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी, एक तो नंबर 750 लाने वो कहाँ से लाने हैं, और दूसरी चीज़ किस पेपर का कितना वेटेज होता है और किस पेपर में मुझे कितने एफर्ट मारने हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ओवर एफर्ट लगा, जैसे प्रीलिम्स में हमारे साथ होता है, हम ओवर एफर्ट लगाते हैं टॉप 4 सब्जेक्ट पर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी के ऊपर 70% टाइम लगाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पर हम कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर वो एग्जाम में हमें पे करता है, जैसे 2026 में हुआ। तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझ करके आगे चलना पड़ेगा, और वो ज़्यादा समझदारी भी होती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले रैंक 1 हमारे अनुज अग्निहोत्री, जो कि 2025 के रैंक 1 थे, उनके मार्क्स को देखते हैं। तो अनुज अग्निहोत्री साहब ने GS1 में, मैं अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, पहले हम GS4 चारों GS पेपर्स देखते हैं। तो उन्होंने GS1 में 111 स्कोर किए थे। 2024 की टॉपर थी शक्ति दुबे, उन्होंने GS में 112, GS1 में 112 स्कोर किए थे। आदित्य श्रीवास्तव 2023 के टॉपर थे, उन्होंने GS1 में 104 स्कोर किए थे। 121 इन्होंने इशिता किशोर जी ने स्कोर किए थे, 119, 115, 108। तो अगर मैं एक एवरेज मार्क्स ले लूं इन सब चीज़ों को जोड़ करके, आदित्य श्रीवास्तव जी के GS1 में आपको थोड़े से लो दिखाई देंगे, 104 नंबर थे। 2023 का GS1 का पेपर भी थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आया था, तो इसलिए आपको 104 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट मैं अगर मान करके चलूँ तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे 110 प्लस चाहिए,
110 और मोर देन 110, अगर एक रफली एक आइडिया ले लें 105 से 110 के बीच में लिख लेते हैं, या तो इसको ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम 105 से 110 के बीच में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना जीएस पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आपको मिलेगा, ऑप्शनल में खूब फर्क मिलेगा कि रैंक 1 और रैंक 20 के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, पर जीएस पेपर में ना 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का डिफरेंस ही बहुत हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर हम एवरेज सिलेक्शन भी हो रहा है, रैंक 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज टॉपर्स की भी देखें तो वो 105 से 110 तो नंबर हमें कम से कम GS1 में लाने ही होंगे, राइट। ये एक मॉडरेट स्कोर हो गया। अब जैसे ही आप GS2 के ऊपर जाते हो, GS2 में आप स्कोर देखिए 127, 125, 132, अनुज अग्निहोत्री जी के 127 थे, शक्ति दुबे के 125 थे, आदित्य श्रीवास्तव 132, 130, 128। यानी कि जीएस पेपर 2 में आपको कंपैरेटिवली सबके ही अच्छे स्कोर दिखाई दे रहे हैं। जितने भी हमारे रैंकर्स हैं, रैंक 1 के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता, ये सारे रैंकर्स के ऊपर अप्लाई होता है कि वो GS2 में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते ही करते हैं और GS1 में मॉडरेटली परफॉर्म करते ही करते हैं। भले उनका बाद में आगे चल करके कुछ वीक हो, कुछ कोई एरिया स्पेसिफिकली वीक हो, लेकिन वो उस पर काम करते हैं और स्पेसिफिकली GS2 स्कोरिंग माना जाता है कि ठीक ठाक नंबर आप इसमें स्कोर करते हो। तो अब मैं इसमें भी एवरेज ले लूं तो 120 या 115 मान लेते हैं, 115 से 120 के बीच में मान लेते हैं, एनीवेयर अराउंड 115 से 120, इतना तो मुझे चाहिए ही होगा GS2 के अंदर। यानी कि मैं GS2 और GS1 को हल्का बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, ये तो मॉडरेट है, लेकिन GS2 मेरे लिए स्कोरिंग पेपर की कैटेगरी में आता है और इसीलिए GS2 में मुझे एटलीस्ट टारगेट करना 115 से 120, मुझे 100 नंबर पा करके GS2 में खुश नहीं होना है। और ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके GS1 और GS2 में मार्क्स कम हो जाते हैं, इसलिए वो पेस मैचअप नहीं कर पाते और मेंस में फेल होते हैं। और यही दिक्कत मैक्सिमम लोगों के साथ आपको मिलेगी। इवन हम लोग भी जब पहला मेंस अपना दे रहे थे तो ये चीज़, ये आइडिया क्लियर नहीं था और इसीलिए ये दिक्कत होती है कि अपन जो है वो समझ नहीं पाते कि किस पेस पर किस चीज़ को कितना पढ़ना है, किस पेपर पे कितना फोकस लगाना है। अब हम आते हैं GS पेपर 3 के ऊपर। GS पेपर 3 मेंस के हिसाब से एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट माना जाता है और इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये बहुत डायनेमिक है, क्योंकि इसमें साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट आ जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इसकी डायनेमिसिटी, इसकी जो डायनेमिक नेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, स्टैटिक पार्ट कम होता है। हालांकि ये भी कहने वाली बात है, लेकिन फिर भी डायनेमिक थोड़ा सा इसमें बढ़ जाता है। अब इसीलिए आप इस पेपर के मार्क्स देख लो, कंपैरेटिवली इन दोनों पेपर से कंपेयर करो तो अनुज अग्निहोत्री जी के 103 आए, इनके 86 आए, शक्ति दुबे के, आदित्य श्रीवास्तव जी के 95 आए, इनके 88 आए, इनके 108 आए, 92, 101। तो इसका मतलब ये है कि GS पेपर 3 अगर आप देखो तो GS पेपर 3 सबके लिए टफ है, सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर रहता है ये पेपर। यानी कि मुझे अगर टारगेट करना होगा तो एनीथिंग अबव 90 विल बी अ गुड स्कोर फॉर मी, 90 या 90 प्लस, या मैं 85 से 90 के बीच में लिख देता हूँ रफरी। तो 85 से 90 तक का अगर स्कोर है तो वो मेरे लिए गुड स्कोर होगा, जाहिर सी बात है। GS पेपर 2 में 115 से लेकर के 120 मेरे लिए गुड स्कोर होगा और GS पेपर 1 में भी मेरे लिए 105 से लेकर के 110 एक अच्छा स्कोर होगा। उसके बाद हम आते हैं GS पेपर 4 के ऊपर। अब ये मोस्ट स्कोरिंग पेपर माना जाता है GS के अंदर, GS का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर माना जाता है एथिक्स को। और इसके लिए आप सबके मार्क्स देखिए, किसी को भी आप देखो, किसी ने भी, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, ऐसे रैंक 1 होंगे और उस साल अगर पेपर टफ हो गया होगा तभी उनका मार्क्स कम होगा, वरना वो 120 के नीचे तो कोई भी नहीं पाता। एक आपको यहां पर दिखेगा इशिता किशोर जी, इनके 112 नंबर थे और शुभम कुमार जो कि हमारे दोस्त 2020 के टॉपर हैं, उनके 106 नंबर थे। इनके अलावा आपको जितने लोग भी दिखेंगे, मतलब आप देखिए 2019 के टॉपर प्रदीप सिंह ने 157, आज तक का हाईएस्ट स्कोर पा लिया था एथिक्स के अंदर, 157 मार्क्स थे। और पिछले 3-4 साल का भी देख लीजिए, जो 126 नंबर, 141 नंबर, 143 नंबर, यहाँ पर 139 मार्क्स। यानी कि स्कोर एथिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा आता है और इन लोगों ने अगर एथिक्स में कम भी पाया है, अब चलो इनका एग्जाम्पल ले लो, शुभम कुमार जो है 2020 के टॉपर, इनमें एथिक्स का 106 नंबर थे इनके, लेकिन रैंक 1 कैसे आ गई? तो आप देख लीजिए ऑप्शनल में 170 नंबर थे और ऑप्शनल में 170 नंबर जिसके पेपर 1 में आ रहे हैं, मतलब उसके लिए तो क्या ही दिक्कत है। उसने 20 नंबर यहाँ पर अगर उनके कम हुए तो 20 नंबर यहाँ पर उन्होंने अपने कवर कर लिए, तो आगे रैंक 1 उनकी आई। हालांकि इतना आसान नहीं है बट फिर भी, तो 125
प्लस मैं एथिक्स में कम से कम मुझे अगर चाहिए तो 125 प्लस तो मुझे एथिक्स के अंदर लाना ही होगा। इट इज़ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग और इसमें सब अच्छा स्कोर करेंगे। तो मुझे रेस में रहने के लिए सब जहां पर अच्छा स्कोर कर रहे हैं वहां तो अच्छा स्कोर करना ही है, सब जहां पर नहीं भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं जैसे कि GS3 वहां पर भी ठीक ठाक स्कोर करना है, और अच्छे स्कोर करने वालों में तो सब स्कोर कर रहे हैं तो वहां पर तो करना ही है। यहां पर मीडियोकर वाला गेम जो है वो खत्म हो जाता है यहां पर आकर के। उसके बाद आते हैं एसए के ऊपर। एसए के ऊपर अगर आप देखोगे तो 108, 100, 117, 137, 132, 134, 140। तो पहले अगर आप एक पैटर्न दिख रहा होगा 2022 के पहले अगर आप देखोगे तो एसएज में ज्यादा नंबर आपको मिलते हुए दिखे हैं। अब पिछले 3-4 साल से थोड़ी सी मार्किंग में चेंजेस हुई है, थोड़े से पैटर्न में भी चेंजेस हुए हैं, फिलोसफिकल टाइप ऑफ एसेस ज्यादा आने लग गए हैं, थोड़ा उनकी डायनेमिक उन्होंने डायनेमिक नेचर बना दिया एसेस का, तो इसीलिए आपको थोड़े से कम नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 100, 108 ये नंबर। तो एटलीस्ट मुझे कितना टारगेट करना होगा, मुझे 95 प्लस तो टारगेट करना ही है। फिर भी एसए के अंदर अगर कितना भी डायनेमिक नेचर हो जाए पेपर का तब भी 95 प्लस तो मुझे टारगेट करना ही, एसए में उतना तो लाएंगे वरना उससे दिक्कत है। और ये सब करने के बाद जीएस पेपर्स में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद मुझे फिर जाकर के ऑप्शनल्स अपने पूरी तरीके से सॉर्ट करने होंगे। अब आप किसी भी टॉपर को उठा करके देख लो और बताओ कि किसी के 300 नंबर से कम मार्क्स हों ऑप्शनल के अंदर, बहुत ही कम ऐसे टॉपर्स मिलेंगे जिनके 300 से कम मार्क्स होंगे। और ये रैंक वंस जो हैं वो 280 से 300 के बीच में रहते ही रहते हैं। व्हाट इज माई टेक फ्रॉम दिस वीडियो? पहली चीज, अगर मैं चारों जीएस पेपर को देखूं तो GS1 जो कि एक मॉडरेट पेपर होता है उसमें मुझे डिसेंट स्कोर करना है, GS2 एक स्कोरिंग पेपर है, मुझे उसमें अच्छा स्कोर करना है, GS3 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन फिर भी उसमें मुझे मॉडरेटली स्कोर करना है, एनीवेयर अराउंड 90 प्लस इज अ गुड स्कोर देयर। एंड फिर एथिक्स में मुझे हाई स्कोरिंग पेपर है, वहां पर बहुत ज्यादा स्कोर करना है। एंड मेरा टोटल एटलीस्ट जो टॉपर स्कोर होता है वो 400 से 480 के बीच में होता है, मुझे कम से कम ये 400 से 480 के बीच में रहना है। 450 प्लस इन जीएस इज सुपर्ब स्कोर माना जाता है, लेकिन 400 से 480 के बीच में हमें यहां पर रहना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो बाकी के टॉपर्स होते हैं उनका 280 से 320 के नंबर रहता है, लेकिन एक्सेप्शनल जो लोग होते हैं उनका इससे ज़्यादा भी आ जाता है। जैसे आप एक्सेप्शनल टॉपर को एक देख रहे थे, मैंने दिखाया था 170 नंबर आ गए थे इनके, तो 170 और 150 320 नंबर हो गया। कई लोग इससे ज़्यादा भी पा जाते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस में आ जाते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस का ना भी मान करके चले तो एटलीस्ट एनीवेयर अराउंड 280 टू 300 शुड बी माय सेफ साइड स्कोर। और इस ऑप्शनल से एक फायदा भी होता है क्योंकि यहाँ पर मार्क्स का डिफरेंस काफ़ी होता है, तो 20-30 मार्क्स का डिफरेंस रैंक बहुत ऊपर नीचे कर देता है। अब मेंस में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, विच इज़ वे वेरी मच। और ये 500 में से जो 300 नंबर होते हैं एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। अगर मैं इसको 280 भी लिख देता हूँ तब भी ये बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, और इतने नंबर एक बार में आपको कहीं से मिलेंगे नहीं। इसलिए ऑप्शनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी मेंस के सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद क्योंकि जीएस में बहुत डिफरेंस नहीं होते मार्क्स के अंदर, तो अगर मान लो आपको 420 मिले हैं और जिसका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है ना, अगर आप उसके मार्क्स भी उठा करके देखोगे तो उसको शायद 390 मिले होंगे। इतना ही फर्क होता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता। हर पेपर में शायद 5 या 10 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। 5 नंबर का फर्क तो बहुत ज़्यादा हो जाता है हर जीएस पेपर के अंदर। अब इन 5 नंबर का फर्क 4 पेपर में जोड़ दो, 20 नंबर का फर्क हो गया। ये चीज होती है जीएस में। लेकिन ऑप्शनल जो है वो आपको स्टैंड आउट कर देता है। अगर आप ऑप्शनल में एक्सेप्शनली या अच्छा गुड कर देते हो तो आप स्टैंड आउट हो जाते हो। यानी कि अब आपको हर पेपर वाइज एक सेफ स्कोर मिल गया है और उसी को टारगेट करके अब आगे की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। तो इस पूरे वीडियो का पूरा मुद्दा था कि आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए एक सेफ स्कोर हो, ताकि आप आगे की अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से, उस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है उस हिसाब से प्लान कर पाओ। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।